हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आइए हम लोग सेट नंबर 3 करते हैं, जो कि साइंस का 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैंने 2 सेट जो है वो साइंस के बना दिए हैं, आप उन्हें देख लीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, ताकि हम इसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, जो साइंस के क्वेश्चंस हैं, इनको हम शुरू कर पाएँ और अच्छे से हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। आपने पीछे जो क्वेश्चन बना दिया है, मैं क्या करता हूँ कि एक क्वेश्चन को मैं कई तरीके से बताता हूँ और इस पे जो ये क्वेश्चन है इसके चारों ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का नाम है कि बाउमन्स कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाउमन कैप्सूल किसका पार्ट है, तो आप क्या बताएंगे, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है? एब्डोमेन का पार्ट है, या किडनी का पार्ट है, या पैंक्रियास का पार्ट है, या लीवर का पार्ट है? मैं आपको बताता हूँ, 1 बाय 1 बताते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको क्वेश्चन जो है वो बता दे रहा हूँ कि इसका राइट आंसर क्या है। तो पहला जो राइट आंसर है इसका, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये किडनी का पार्ट है, ठीक है। यानी ये किडनी का पार्ट है। कौन? बाउमन्स कैप्सूल। मैं बताता हूँ आपको, ठीक। अगर आप देखेंगे तो किडनी जो है वो किडनी बहुत ही छोटी छोटी यूनिट की बनी है, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो है वो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल और एंड फंक्शनल, देखिए इस पर लिख नहीं जाता कायदे से, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको देखिए। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किडनी की कौन है भाई? नेफ्रॉन है। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और होती है जिसको बोलते हैं न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र इसको बोलते हैं हिंदी में, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन और नेफ्रॉन के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो धोखा खा जाते हैं। तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा कि नेफ्रॉन जो है वो, जो नेफ्रॉन है वो नेफ्रॉन नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट है, और जो न्यूरॉन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, यानी तंत्रिका तंत्र की स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बताता हूँ कि अभी बताया कि मैंने कि जो नेफ्रॉन होता है वो नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन के अंदर जो है वो बाउमन्स कैप्सूल पाया जाता है, ठीक है। बाउमन्स कैप्सूल क्या है, मैं उसको पहले बताना चाहूँगा कि बाउमन्स कैप्सूल क्या है, ठीक है। तो आप देखिए, बाउमन्स कैप्सूल जो है वो एक कप जैसा स्ट्रक्चर है। कप स्ट्रक्चर है, यानी कप जैसा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर, जैसे ये एग्जाम्पल मैं आप बताऊँ तो ये एक स्ट्रक्चर कप जैसा है ना, और इसके अंदर जो है वो आर्टरी जो आके वो यहाँ पे लग जाती है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है ना आपको, ये वाला, ये कप जैसा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? बाउमन्स कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि बाउमन्स कैप्सूल किसका पार्ट है? तो आप बताएंगे इसका किडनी का पार्ट है बाउमन्स कैप्सूल, ठीक है। आगे देखिए, मैं और बताना चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा सा, कि जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन जिसको बोलते हैं, ठीक है, इस नेफ्रॉन में कई पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसका नाम है पीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर होता है डीसीटी, ठीक है, डीसीटी। और एक होता है जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है। और बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन ये जो है वो मेन है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एक पीसीटी होता है, एक डीसीटी होता है, एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होता है, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अगर आप नहीं समझ पाए तो उसको एक बार फिर से रिवाइंड करके जो है वो देख सकते हैं कि नेफ्रॉन में 3 पार्ट होते हैं, पीसीटी, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और जो ये बाउमन्स कैप्सूल है ना, ये इस पीसीटी पे ही पाया जाता है। यानी पीसीटी का जो शुरुआती पोर्शन होता है, शुरुआती भाग होता है, उसे हम बोलते हैं बाउमन्स कैप्सूल, जहाँ पे ब्लड जो है वो फिल्टर होता है, ठीक है। यदि ब्लड जो है वो वहाँ पे फिल्टर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब मैं थोड़ा सा और पार्ट इसमें जो है वो भी बता दे रहा हूँ कि सबसे पहला जिसके अंदर एब्डोमेन की बात करेंगे, तो ये एब्डोमेन जो है, जो एब्डोमेन है ये स्टमक के पास पाया जाता है, यानी जस्ट स्टमक के नीचे जो पार्ट है उसे बोलते हैं एब्डोमेन बोलते हैं, यानी स्टमक के नीचे। आप इस, यानी स्टमक के नीचे, आप बिलो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं बिलो, ठीक है। जेनाइटल ऑर्गन्स के ऊपर और स्टमक के नीचे पाया जाता है। किडनी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये राइट आंसर है। पेंक्रियाज की अगर हम बात करें तो ये एक मेक्सोक्राइन ग्लैंड है। मैं पीछे वाले सेट में भी बता चुका हूँ कि ये एक मेक्सोक्राइन ग्लैंड है। मेक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है जो इंसुलिन भी सिक्रीट करता है और पैंक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट करता है, यानी हार्मोन और एंजाइम दोनों ही सिक्रीट करता है, इसीलिए इसको मेक्सोक्राइन कहा जाता है। और लीवर तो आप जानते हैं, मैं लीवर के बारे में बताता हूँ कि लीवर जो है वो सबसे बिजी आर्गन है। मैं आपसे बताऊँ कि सबसे बिजी आर्गन कौन है? जो है वो लीवर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे बिजी आर्गन जो है वो लीवर है। और लीवर का काम बहुत सारे काम में आता है कि पहला ये प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन एक ऐसी प्रोटीन है
जिसका इस्तेमाल ब्लड क्लॉटिंग में किया जाता है, यानी ब्लड को जमाने के लिए। अगर आपका कहीं कट जाता है और रक्त निकलने लगता है, खून निकलने लगता है, तो ये प्रोथ्राम्बिन उसको जमा देता है। तो इस तरीके से हमने बाउमन्स कैप्सूल के बारे में पढ़ा कि बाउमन्स कैप्सूल कहाँ पाया जाता है। तो आप इसको सही सही बताएंगे कि ये कहाँ पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अगला अच्छा क्वेश्चन है इसमें। देखिए पहला लिखा है ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन, यानी ग्लाइकोलिसिस होता है। तो ये कहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होता है, तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। ये होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस क्या है, देखिए ग्लाइकोलिसिस अगर हम देखेंगे तो जो लिखा है उसका देखिए नाम, एक ग्लाइको एक होता है लिसिस। ठीक है, देखो दो चीज़ लिखी है। ग्लाइको माने होता है ग्लूकोज, क्या होता है, ग्लूकोज, और लिसिस माने होता है स्प्लिटिंग, इन्हें तोड़ना। ठीक है, स्प्लिटिंग, तो इसका मतलब होता है ग्लूकोज के तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्लाइकोलिसिस कहलाती है, यानी ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में बांट दिया। ग्लाइकोज माने होता है ग्लूकोज और स्प्लिटिंग माने होता है तोड़ना। तो ये प्रक्रिया आपकी साइटोप्लाज्म में चलती है। अब होता क्या है इसमें देखें जरा, अगर इसमें हम देखेंगे तो जो ग्लूकोज होता है, यानी ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है, यानी अणु होता है, वो दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इन्हें 2 मोल पायरुविक एसिड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। बस इतना काम है ग्लाइकोलिसिस। अच्छा, ये ग्लाइकोलिसिस आपका कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ध्यान रखिएगा इसके अंदर ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, यानी उपस्थिति में अनुपस्थिति दोनों में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो है वो होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। और भी बहुत सारे हैं, उनको भी बताए दे रहे हैं। देखिए जरा, तो हमने अभी देखा कि साइटोप्लाज्म हमारा करेंट आंसर है। ठीक है, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइकिल चलती है, उसको बोलते हैं क्रेब साइकिल। क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्रेब साइकिल कहाँ पे चलती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। और न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, मास्टर कंट्रोल ऑफ द सेल, यानी मास्टर कंट्रोल ऑफ द सेल, यानी सेल का मास्टर कंट्रोल ये कहलाता है, क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। ध्यान रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट, अगर क्लोरोप्लास्ट को देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट किंगडम, या ऐसे बोल देंगे किचन ऑफ प्लांट, यानी प्लांट जो है, प्लांट की बॉडी के अंदर किचन के रूप में कौन काम करता है, क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होती है, आप बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस, और वहीं पे जाके फूड जो है वो बनता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण इसको बोलते हैं ना, फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द प्लांट किससे कहा जाता है, तो आप बताएंगे क्लोरोप्लास्ट को जो है वो कहा जाता है। बाकी मैंने बता ही दिया कि साइटोप्लाज्म इसका करेक्ट आंसर है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम से कम लाइक तो कर दो यार। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे आ जाइए। पॉलन शैक, पॉलन शैक क्या होता है, तो पॉलन शैक मतलब होता है पॉलन ग्रेन। ठीक है, यानी पॉलन ग्रेन, पराग कण, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, इसमें हिंदी और अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है, आप ध्यान रखिए, खाली क्वेश्चन पढ़िए। पॉलन ग्रेन का मतलब होता है पराग कण। ठीक है, पराग कण। तो आपसे पूछा जाएगा पराग कण कहाँ बनता है, या पराग कण कहाँ बनता है, ये ऐसे बोला जाता है कि जो पराग की थैली होती है उसके अंदर क्या होता है, तो आप जानते हैं क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। अभी मैंने लिख दिया कि पॉलन ग्रेन होता है। ठीक है, तो पॉलन शैक उसको बोलते हैं, पॉलन शैक के अंदर पाया जाता है पॉलन ग्रेन पाया जाता है, और यही पॉलन ग्रेन आगे चल के एक नए प्लांट की तरफ जर्मिनेट करता है, एक नया पौधा जो है वो बनाता है। क्लियर है। चलिए आगे मैं इसमें और भी जो 3 पॉइंट और उनको भी बता दे रहा हूँ ताकि ये भी इंपॉर्टेंट हो जाए। चलिए, ये जो सेपल लिखा है ना, इस सेपल को हम बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ओवरी, ओवरी, ओवरी जो है वो गाइनोशियम का पार्ट है, तो आप बोलेंगे गाइनोशियम। गाइनोशियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, और ओव्यूल जो है ओव्यूल जो है वो ओवरी के अंदर पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, ओव्यूल जो है वो पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये पॉलन ग्रेन जो है वो, पॉलन ग्रेन जो है वो पॉलन शैक के अंदर जो है वो पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ओके, ठीक है, पॉलन ग्रेन इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
देखिए अभी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कौन बदल जाता है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। ओव्यूल बदल जाता है, कि ओवरी बदल जाती है, कि स्टाइल बदल जाता है, कि स्टिग्मा बदल जाता है। ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसका नाम है ओवरी। ठीक है, क्या नाम है? ओवरी। तो ओवरी जो है वो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद जो है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ओव्यूल जो है वो किस में बदल जाता है? तो आप इसको बता देंगे कि सर ये सीड में बदल जाता है, यानी बीज के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। और जो स्टिग्मा और जो स्टाइल है ये विदर्ड अवे। विदर्ड अवे का मतलब है टूट के गिर जाते हैं, इनका फिर कोई काम नहीं रह जाता है। ठीक है, यानी ये टूट जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो है निषेचन की प्रक्रिया के बाद जो फ्रूट में मतलब जो फ्रूट है वो किससे कन्वर्ट होता है? तो आप बताएंगे ओवरी से जो है वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ओवरी से जो है वो कन्वर्ट होता है। ओवरी इज द राइट आंसर। और ओव्यूल से जो है वो सीड बनता है, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। अगला क्वेश्चन है कि ये देखिए, द नंबर ऑफ मेल गेमीट इन ए पॉलन ट्यूब इज। मेल गेमीट यानी पॉलन ट्यूब के अंदर मेल गेमीट की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, पॉलन ट्यूब जो है, पॉलन ट्यूब एक ऐसा ट्यूब है जिसमें मेल गेमीट जो है, जैसे अगर मैं आपसे बताऊं तो इस तरीके से जो है वो मतलब फीमेल बॉडी का स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर होता है ये पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब के अंदर जो मेल गेमीट होते हैं वो मेल कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, एक मेल गेमीट होता है लेकिन रास्ते में वो डिवाइड हो जाता है और वो 2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट मेल गेमीट और इसको बोलते हैं सेकंड मेल गेमीट। ठीक है, यानी सेकंड गेमीट इसको हम बोलते हैं। नर युग्मक है ये, गेमीट ये कहलाता है युग्मक, यानी गेमीट माने होता है युग्मक। तो ये ध्यान रखिएगा, पॉलन ट्यूब के अंदर पूछा गया है पराग नली के अंदर मेल गेमीट की संख्या कितनी होती है? तो आप इतना बताएंगे कि 2 होती है। ठीक है, 2 होती है, तभी तो एक जाके एग से फ्यूज हो जाता है और दूसरा जाके पोलर न्यूक्लियाई से हो जाता है। तभी तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? डबल फर्टिलाइजेशन। ये ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो ये भी मैं आपको बता दूं यहीं पे, किसने? नवस्चिन ने। ठीक है, SG नवस्चिन साहब थे और इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में जो है वो सबसे पहले बताया। और ये बताया कि ये केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज वाज प्रपोज बाई, यानी सेग्रीगेशन का जो कानून था या जो नियम था वो किसने दिया था? तो मेंडल ने दिया था, कि लैमार्क ने दिया था, कि ह्यूगो डिवरीज साहब ने दिया था, कि डार्विन ने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेंडल ने दिया था। पहले मैं मेंडल के बारे में बात बता दूं। अब देखिए जरा, मेंडल के बारे में अगर हम बात बताएं आपको तो ध्यान रखिएगा मेंडल के बारे में कि मेंडल ने जो नियम दिया था, तो आप इसको बोलेंगे कि मेंडल ने 3 नियम दिए थे। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, यानी पहला जो नियम था उसका नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा जो था उसका नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी दूसरा जो नियम था उसका नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा जो नियम था उसका था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, स्वतंत्र वंशागति की बात इसमें कही गई। लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो मेंडल के 3 नियम थे। ठीक है, एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक, और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और क्वेश्चन यहाँ पूछा क्या गया है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसने दिया? तो आप क्या बताएंगे कि मेंडल साहब ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की संज्ञा दी, यानी जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था उसको उन्होंने बताया था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो 3 नियम याद रखिएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन मतलब इसी का अगला पॉइंट है, मैं इसी में बता दे रहा हूँ इनके बारे में भी। अब देखिए लैमार्क के बारे में बात कहा गया, तो लैमार्क जो है वो इवोल्यूशन से संबंधित हैं। इवोल्यूशन का मतलब होता है जैव विकास से संबंधित हैं। ठीक, इन्होंने बताया कि इस पृथ्वी पर जो जीव है उनका विकास कैसे हुआ। मैं एवोल्यूशन की हिंदी भी लिख देता हूँ, जैव विकास। ठीक है, जैव विकास से संबंधित थे। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बताया। ह्यूगो डिवरीज साहब जो है वो म्यूटेशन से संबंधित है। म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का मतलब होता है अचानक डीएनए के अंदर चेंज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात किसने बताई थी? ह्यूगो डिवरीज साहब ने। और डार्विन भी इवोल्यूशन से ही संबंधित है। इनका एक नारा चलता है, मैं उसको बताता हूँ। देखिए जरा, इनका जो अगला पॉइंट चलता है मैं उसको बताता हूँ कि इन्होंने जो दिया था उसका नाम था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस।
स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, इन्होंने कहा था कि कोई भी जीव इस पृथ्वी पर तभी रह सकता है जब वो संघर्ष करेगा, यानी जीवन को जीने के लिए संघर्ष करेगा दूसरे लोगों से। अगर वो संघर्ष नहीं करेगा तो उसको दूसरे लोग जो है वो मार देंगे और वो इस पृथ्वी पर रह नहीं जाएगा। तो वही कह रहे थे कि अगर कोई जो जीव है अगर वो स्ट्रगल करेगा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष, तभी वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहलाएगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तभी वो फिट रह जाएगा और वही तभी वो जीवित रहे। तो बताइए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट इन्होंने बताया था। दो चीज़ बताई थी, एक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और एक बताया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो वही जिएगा जो फिट होगा। ठीक है, लेकिन फिट होने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ये बात इन्होंने बताई थी। ठीक है, किसने? डार्विन साहब ने। ठीक है, तो इसका जो मैं क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें ये कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसने दिया था, तो आप बताएंगे मेंडल साहब ने दिया था। ठीक है, चैनल को भाई लाइक करते रहें। ठीक है, अगला देखिए, आपको याद दिलाना पड़ता है, भूल जाते हैं। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन बेस। इसमें कौन है जो कि प्यूरिन बेस कहलाता है? क्या कहलाता है? प्यूरिन बेस जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? प्यूरिन बेस जो है वो कहलाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखिए जरा। प्यूरिन बेस तो अब ये क्या ग्वानिन है या यूरेसिल है या साइटोसिन है या थायामीन है? तो इसको पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना होगा कि जो डीएनए के अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो एक पहला तो होता है जिसको बोलते हैं प्यूरिन, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं पिरीमिडीन। ठीक, पिरीमिडीन। ठीक है, पिरीमिडीन पूरा लिख नहीं जाएगा इसमें, पिरीमिडीन। ठीक है, प्यूरिन एंड पिरीमिडीन। आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। प्यूरिन में है एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। अब आपको क्वेश्चन मेरे हिसाब से आंसर आपको पता चल गया होगा। पूछा क्या गया इसमें? इसमें ये कहा गया कि इसमें से कौन है जी प्यूरिन बेस है। तो प्यूरिन में मैंने 2 ही बताया आपको, एक एडेनिन और ग्वानिन। तो एडेनिन तो इसमें है नहीं, तो ग्वानिन ही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अच्छा प्रिमिडिन भी सुन लीजिए। तो प्रिमिडिन में, प्रिमिडिन क्या है कि साइटोसिन, साइटोसिन, थायमीन और एक ये यूरेसिल, ये तीनों जो है वो पाए जाते हैं। फर्क इतना है कि डीएनए के अंदर थायमीन पाया जाता है और आरएनए के अंदर थायमीन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है, बस इतना फ़र्क है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ध्यान दीजिएगा कि एडेनिन, यानी आप इसमें ध्यान दीजिए कि जो एडेनिन है, जो एडेनिन है वो हमेशा थायमीन से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? यानी प्यूरिन और पिरिमिडिन हमेशा सामने सामने आते हैं। तो एडेनिन हमेशा थायमीन से जुड़ता है। और कितने बॉन्ड से जुड़ता है? तो आप ध्यान देंगे 2 बॉन्ड से जुड़िएगा। देखिए यहाँ पे 2 बॉन्ड है ना इसमें। और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है, कितने बॉन्ड से जुड़ता है? 3 बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें 3 बॉन्ड से जुड़ा। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे 3। और एडेनिन और थायमीन के बीच में तो आप बताएंगे 2। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जरा उन पर ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए इस बार क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स से क्वेश्चन है और उनको हमें ध्यान देना है। लिखा गया द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसमें कहा गया कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 32 सेंटीमीटर। तो बताइए इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, यानी फोकल डिस्टेंस कितनी होगी? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो फोकल डिस्टेंस का होता है, फोकल लेंथ का फार्मूला होता है r/2। क्या होता है? r/2। और यहाँ पे जो r है वो क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी ये वाला जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कितना दिया गया है? तो आप बताएंगे 32 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 32 सेंटीमीटर। और नीचे क्या है? 2। ठीक है, तो अगर 32 से ऐसे काट देंगे तो ये बन जाएगा, बच जाएगा 16। ठीक है, यानी 16 सेंटीमीटर जो है वो, यानी 16 सेंटीमीटर जो है वो उसकी फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए ये आंसर आपका राइट आंसर है। यानी फोकल जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर, वो आपका राइट आंसर कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि विच विच इन विच मीडियम, यानी कौन से मीडियम में, क्वेश्चन देखिए, कौन से मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी है, यानी लाइट की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होगी? तो क्या वो ग्लास में होगी या वाटर में होगी या एयर में होगी या वैक्यूम में होगी? तो ध्यान रखिएगा कि जो सबसे राइट आंसर है वो है वैक्यूम। ठीक है, यानी वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। अब वैक्यूम समझो क्या है? वैक्यूम की हिंदी होती है निर्वात। क्या होता है? निर्वात। अब आप हिंदी वाले मीडियम वाले समझ गए होंगे। ठीक है, निर्वात, निर्वात का मतलब होता है जहाँ पे एयर ना हो। ठीक है, जहाँ पे एयर ना हो उसे हम बोलते हैं
निर्वात बोलते हैं, यानी इसको वैक्यूम जो है वो कहा जाता है। बाकी ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा, एयर की डेंसिटी ज़्यादा, वैक्यूम की डेंसिटी है ही नहीं, तो यहाँ पे जो है वो वैक्यूम में स्पीड लाइट की ज़्यादा होती है। आप जानते हैं लाइट वहाँ भी ट्रैवल कर सकता है जहाँ पे कुछ ना हो, यानी कोई मीडियम ही ना हो, वहाँ पे भी ट्रैवल कर, इसलिए वो वैक्यूम के अंदर भी ट्रैवल कर लेता है। इसी वजह से वो सन से पृथ्वी तक जो है वो लाइट जो है वो सन की आ जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन, अब न्यूमेरिकल से क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। कह रहा है द फोकल डिस्टेंस ऑफ द लेंस, यानी किसी लेंस की जो फोकल लेंथ है या फोकल डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसकी पावर क्या होगी। तो पावर का फार्मूला होता है P = 1/f, ठीक। और यहाँ पे जो 1 है वो सेंटीमीटर में अगर रखा जाएगा तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर/f, ठीक है। यही ध्यान रख, बच्चे ही गलती कर देते हैं, ठीक है। वो 1 की जगह पे 100 सेंटीमीटर, चूँकि यहाँ जो लिखा है वो मीटर में लिखा हुआ है, सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, तो 100 ऊपर लिखा जाएगा सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ जाएगा कट के 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, सॉरी 5 सेंटीमीटर कह रहे हैं आप, पावर निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा डायोप्टर। पावर को हमेशा डायोप्टर में नापा जाता है। पूछा भी जा सकता है कि बताइए कि जो लेंस की पावर है वो किस में नापी जाती है, तो आप बताएंगे डायोप्टर में नापी जाती है। यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, इसको डायोप्टर कहा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए 5 डायोप्टर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। अगर कॉन्वेक्स है तो यहाँ प्लस रहेगा, तो प्लस तो लिखा नहीं जाता, अगर कॉनकेव होगा तो माइनस लिखा है, तो ये हो जाता -5D, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी क्वेश्चन में 5D और -5D दोनों दिया रहेगा, लेकिन अगर लेंस कॉनकेव है तो माइनस हो जाएगा, अगर कॉन्वेक्स है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म, यानी ह्यूमन में, यानी मानव की आँख के अंदर जो रेटिना है उसके अंदर इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपकी आँख में जो इमेज बनती है किसी चीज़ को, जब आप देखते हैं तो वो आपकी आँख पे उल्टी तस्वीर बनती है, लेकिन वो आपको सीधी दिखाई देती है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी इन्वर्टेड होगी, यानी उल्टी बनेगी लेकिन दिखाई आपको सीधी देगी, क्योंकि ब्रेन वो चीज़ काम जो है वो उसको सीधा कर लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है डिस्टेंट पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल आई, यानी किसी भी नॉर्मल आँख, यानी कोई स्वस्थ आँख है, तो बताइए वो कहाँ तक देख सकता है, यानी एक नज़र में वो कहाँ तक देख सकता है, 25 सेंटीमीटर देख सकता है कि 50 सेंटीमीटर देख सकता है, कि पता ही नहीं कहाँ तक देख सकता है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर है वह इन्फिनिटी तक देख सकता है, यानी जहाँ तक उसकी नज़र जाएगी वहाँ तक उसे दिखाई देगा, वो इन्फिनिटी कहलाती है, ठीक है। तो डिस्टेंट पॉइंट इन्फिनिटी होता है, लेकिन जो क्लोजेस्ट पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर जो है वो होता है। क्लियर है? मैंने आपको बताया ना कि क्लोजेस्ट 5, यानी आप उसको बोलते हैं क्लोजेस्ट विजन, यानी लीस्ट डिस्टेंट, ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा, ये फार डिस्टेंस है, वो लीस्ट डिस्टेंस रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ज़रूरी भी है। 746 वाट को हम क्या बोलते हैं, यानी 1 हॉर्स पावर को ऐसे लिखा जाता है, हॉर्स पावर को HP भी लिखा जाता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, वाट को W से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए ट्रैक्टर और एक्टर जो हैं वो हॉर्स पावर में नापे जाते हैं, ठीक है। जो ट्रैक्टर होते हैं वो हॉर्स पावर में नापे जाते हैं, बाकी और इसमें सब गलत है, ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है। तो मैक्सवेल ने की थी कि फराडे ने की थी कि फ्लेमिंग ने की थी कि एम्पियर ने की थी, तो आप इसे बताएंगे फराडे, ठीक है। फराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, फराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की। अगला क्वेश्चन है, आप देखिए जरा ये अगला क्वेश्चन और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए जरा। लिखा है व्हेन इफ 1.5 एम्पियर, जब 1 पॉइंट यानी 1.5 एम्पियर का करंट, यानी 1.5 एम्पियर का करंट किसी वायर के अंदर फ्लो करता है, यानी बहता है, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस कितना हो, 1.5 ओहम हो, तो बताइए उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो पहला तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या है, V = IR, ठीक है। ये ओहम से ला कहता है, V = IR। अब आप बताइए I यानी करंट, यहाँ पे I जो है करंट है, और R माने होता है रेजिस्टेंस, I माने करंट धारा, और रेजिस्टेंस माने होता है प्रतिरोध, और V माने होता है पोटेंशियल, ठीक है, यानी पोटेंशियल। तो I आप बताइए कितना है, तो आप बताएंगे 1.5 है एम्पियर, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना है, तो आप ये बताएंगे 1.5 ओहम, ठीक है। तो इनको अगर आप गुणा कर देंगे
तो ये हो जाएगा 2.25 वोल्ट। अब आप देखिए आंसर में कहीं है, तो हाँ ये आंसर में है, तो ये हो जाएगा 2.5 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए, ऐसे ही आपको करना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, अभी इसी में सब कर लेंगे। V=IR, आप जानते हैं फिजिक्स जो है वो उसके अंदर वो आपको न्यूमेरिकल ही देगा जो गड़बड़ करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो न्यूमेरिकल है मैं कराता रहूँगा, मैं न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, अब ये देखिए क्वेश्चन केमिस्ट्री का आ गया। लिखा है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे में मूर्छा लगना किस प्रकार का रिएक्शन है? क्या वो रिडक्शन है, या ऑक्सीडेशन है, या न्यूट्रलाइजेशन है, या नन ऑफ दीज है? तो आप बताएंगे कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अलग डेफिनेशन है, यानी इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। या हम ऐसे बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को जोड़ना कहीं पे, तो क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो तभी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अच्छा, ये हो गया आपका कि ऑक्सीडेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो क्या है, ऑक्सीडेशन। अगर रिडक्शन की बात करें तो ये हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। उसी तरीके से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। आगे मैं बताता हूँ आपको कि न्यूट्रलाइजेशन क्या है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब कभी भी एसिड का रिएक्शन, यानी अम्ल का रिएक्शन बेस यानी क्षार के साथ कराया जाता है, यानी एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराया जाता है तो बनता है साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो कोई ऐसे रिएक्शन जिसमें साल्ट और वाटर बन रहा है एसिड और रिएक्शन करने के बाद, एसिड और बेस की रिएक्शन करने के बाद, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया कि आयरन की रस्टिंग किस प्रकार की रिएक्शन है, तो आप आंसर आपको बताना है कि ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन, प्लीज कम ऑन। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा गया है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन की प्रक्रिया जो है, इन रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार की रिएक्शन, एक्सोथर्मिक है, या इंडोथर्मिक है, या रिडक्शन है, या एनाबोलिज्म है, या एनाबोलिक है? तो आप इसको बताएंगे कि ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि रेस्पायरेशन के अंदर एनर्जी का रिलीज होता है, यानी रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी जो है वो मिलती है, या ऊर्जा जो है वो हमें प्राप्त होती है। तो आप ऐसे बोलेंगे कि जब हम फूड खाते हैं, ठीक है, मैं फूड की बात कर रहा हूँ, फूड की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं कि जो फूड अगर हम लेते हैं, जैसे ये हम फूड लिए और फूड जो है वो ऑक्सीजन के साथ जब मिल जाएगा तो ये क्या बनाएगा, ये CO2 बनाएगा, प्लस वाटर बनाएगा और प्लस एनर्जी। ये होता है ह्यूमन सेल के अंदर, यानी मानव कोशिका के अंदर। आप जब फूड लेते हैं तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपकी कोशिका में जलता है, सेल में जलता है और CO2 बनाता है जो कि लंग से निकाल दिया जाता है। वाटर बनाता है जिसका इस्तेमाल कोशिका कर लेती है, और एनर्जी का इस्तेमाल माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर कर लेता है एनर्जी के रूप में। किस रूप में, ATP। ठीक है, ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बताइए ATP का पूरा नाम बताइए, तो बताएंगे एडिनोसिन, मैं इधर अलग लिखता हूँ फिर से, ATP। ठीक है, ATP क्लियर है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ATP इसको हम बोलते हैं ATP, मतलब होता है एडिनोसिन। अब ध्यान रखिएगा, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई, मैं इसको बढ़िया से लिखे दे रहा हूँ ताकि आप ध्यान रखेंगे, फॉस्फेट। ठीक, और इसी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी सेल की एनर्जी करेंसी कहलाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये लेकिन क्वेश्चन इसमें पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन की प्रक्रिया क्या है, तो आप उसको क्या बताएंगे कि ये एक एक्सोथर्मिक है, इसके अंदर एनर्जी का रिलीज होता है। अच्छा, अगले जो और जो ऊपर लिखे हैं इसमें ये बताया गया कि इंडोथर्मिक का मतलब होता है यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, यानी एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी। आप देखिए, आपने कभी कभी देखा होगा कि पेट्रोल अगर आपके हाथ में गिर जाता है तो आपका हाथ पे ठंडा लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही पेट्रोल आपके हाथ पे गिरता है वैसे ही आपके हाथ की एनर्जी पेट्रोल एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपको ठंडा लगता है। रिडक्शन अभी मैंने पीछे बताया। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि आपके पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं और उन मॉलिक्यूल को जोड़ के हम एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए। जैसे लिखा है, जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास एमिनो एसिड, कई सारे एमिनो एसिड हो, अमीनो अम्ल जो है वो कई सारे हो जाएं और जोड़ के उनसे क्या बनाया जाता है, प्रोटीन बनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एनाबॉलिज्म इसको बोलते हैं। तो इसमें कई सारे अमीनो एसिड, ए फॉर अमीनो एसिड को जोड़ के और क्या बनाया जाता है, प्रोटीन बनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन भी आपको पता चल गया कि जो प्रोटीन है वो किससे बना होता है, तो वो अमीनो एसिड से बना होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए लाइक कर दीजिए
और सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि वो आपके दोस्त भी फ़ायदा इससे आपको मिल जाए। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है हीलियम इज़ यूज्ड इन, हीलियम कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो हीलियम, पहले तो आप ध्यान रखें, हीलियम एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब होता है ऐसी गैस जो ज़्यादा रिएक्शन किसी से नहीं करती है। तो इसमें कई गैस हैं, मैं उनको पहले नाम बता दे रहा हूँ, तब फिर मैं अपनी बात बताता हूँ। पहला नाम है हीलियम, ठीक है। दूसरा नाम है नियॉन, ठीक है। तीसरा नाम है आर्गन, फिर है क्रिप्टॉन, फिर है जेनॉन, ठीक है, और फिर है रेडॉन, ठीक है। तो आप देखिए इतनी सारी जो गैसेस हैं वो क्या कहलाती हैं? इनर्ट गैस कहलाती हैं। आप अगर नहीं जान पाए हैं इसको तो रिवाइड करके सुनिए, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन, फिर रेडॉन, ठीक है। अब ये इतनी सारी गैस हैं जो कि इनर्ट गैस कहलाती हैं। लेकिन आपसे पूछा गया कि हीलियम जो है वो किस में यूज़ की जाती है, तो मैंने इसको जो मेटल है वो बता दिया। अब आप समझ जाएंगे, क्योंकि सबके सामने मुझे लिखना है ना कि कौन सी चीज़ किस में यूज़ की जाती है, ताकि आपके क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अगला देखिए, इसमें हीलियम मैंने पूछा है कि किस में यूज़ किया जाता है, तो आप इसको बताएंगे कि हीलियम का इस्तेमाल एरोप्लेन की टायर पे भरने के लिए किया जाता है, क्योंकि वो किसी से रिएक्शन नहीं करती। तो जब एरोप्लेन जो है वो लैंड करेगी तो उसमें आग नहीं लगने पाएगी, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्शन करती नहीं। तो ध्यान रखिएगा, एरोप्लेन की टायर के अंदर फिल करने के लिए हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, कैंसर को ट्रीट करने के लिए रेडॉन का इस्तेमाल किया जाता है, अभी मैंने बता दिया ऊपर, रेडॉन का इस्तेमाल किया जाता है। बल्ब के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है वो आर्गन गैस है, वो इस्तेमाल किया जाता है। और ग्लोइंग बोर्ड्स, आपने देखा होगा कि आप जब सड़क पे चल रहे होते हैं, सफ़र करते हैं, तो उसमें बोर्ड लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है कि लखनऊ इतने किलोमीटर, ठीक है। तो वो देखिए, जब रात में जब उस जो लाइट है, गाड़ी की जो लाइट है, वो जब उस बोर्ड पे पड़ती है तो वो चमकता है। तो वही बोर्ड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है नियॉन, NEON, नियॉन में इस्तेमाल किया जाता है। मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो हीलियम का इस्तेमाल एरोप्लेन की टायर फिल करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए ताकि ये ज़्यादा फ़ायदा मिल सके सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच थिन वायर्स आर ड्रॉन फ्रॉम, यानी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इसको पतले पतले लंबे लंबे तारों में जो है वो इसको भरा जाता है। यानी मेटल की वो प्रॉपर्टी जो तारों में भरने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? सोनैरिटी बोलते हैं, या मल्लिएबिलिटी बोलते हैं, या डक्टिलिटी बोलते हैं, या कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो डक्टिलिटी है, ठीक है। मैं आपको सबका मतलब बता, सोनैरिटी का मतलब होता है प्रोड्यूस साउंड। आप देखिए, कोई भी मेटल है जब उसको कहीं मारा जाता है तो उसमें से आवाज़ निकलती है। तो आवाज़ निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सोनैरिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? सोनैरिटी कहलाती है। मल्लिएबिलिटी का मतलब होता है कि बीट, इसको बीट किया जाता है, पीट दिया जाता है, तब ये शीट बन जाता है, यानी चादर बन जाती है। जैसे आपके पास कोई एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम को आप 2-3 हथौड़ा जो है वो मार दें तो देखिए पतली पतली चादर की तरीके से बन जाती है। तो इस तरीके से बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? मल्लेबिलिटी कहलाती है। डक्टिलिटी का मतलब मैंने अभी बताया है कि इसको क्या किया जाता है? खींच के जो है वो तारों के अंदर जो है वो भरा जाता है। तो ड्रॉन इन द वायर, यानी वायर के अंदर इसको भर दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, वायर के अंदर भर दिया। कंडक्टिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों, हीट और इलेक्ट्रिसिटी अगर दोनों को ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसको बोलते हैं कंडक्टर्स, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंडक्टिविटी कहलाती है। तो डक्टिलिटी जो है वो आपकी प्रोसेस है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि कैसे इसको वायर के अंदर भरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आप बताएंगे कि ये डक्टिलिटी कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, वेरी बेस्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, द आयुपैक नेम ऑफ इथाइल अल्कोहल, आयुपैक नेम इथाइल अल्कोहल का क्या कहलाता है? तो सबसे पहले मैं तो एक काम करता हूँ, आयुपैक का फुल फॉर्म लिखे दे रहा हूँ, ये आपको गड़बड़ कर रहा होगा। आयुपैक, तो इसका पूरा नाम है, आ सकता है ये, आप देखे रहिएगा, इंटरनेशनल, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन, ठीक, ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए कितना बड़ा मतलब नाम है। अच्छा, ये करती क्या है? ये एक संस्था है, ठीक है। इसका काम होता है कि जितने भी केमिस्ट्री के जितने भी कंपाउंड है ना, उनका नाम रखती है, ठीक है, उनका नाम रखती है, ऐसी संस्था है ये, ठीक है। उसे बोलते हैं आयुपैक बोलते हैं, ठीक है। अब इसने एथाइल अल्कोहल को किस नाम से पुकारा है, ये मतलब है। तो इथाइल अल्कोहल का क्या नाम है? तो देखिए क्या नाम है इथाइल अल्कोहल का? तो इथाइल अल्कोहल का नाम है एथेनॉल। क्या नाम है? एथेनॉल। इसने कहा है कि जितने भी अल्कोहल होंगे
उनके आखिरी में अगर OL लगा रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर OL लगा रहेगा तो वो अल्कोहल कहलाएगा। तो देखिए इसके अंदर OL लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें नहीं लगा, तो ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। अब आप देख रहे हैं ऊपर लगा है मेथेनॉल, उसमें भी तो लगा है, लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि इसने बताया है कि अगर 2 कार्बन होगा तो वो कहलाएगा एथे, यानी इथेन कहलाएगा। तो इथेन के अंदर अगर हम ऑल जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। और मीथेन जो है वो 1 कार्बन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 1 कार्बन ठीक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसका पूरा नाम लिख के दिखाता हूँ, देखिए ज़रा कि जो इथाइल अल्कोहल उसका नाम है CH3, फिर CH2 और OH। अब आप देख लीजिए इसके अंदर 2 कार्बन है, 1 कार्बन यहाँ है और 1 कार्बन यहाँ है। तो 2 कार्बन के लिए हम इथेन का इस्तेमाल करते हैं, और इथेन में ऑल जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो इथेनॉल लिखा है ये भी बताया दे रहे हैं। इथेनॉल, जो इथेनॉल है वो इथेनॉल का इस्तेमाल एल्डिहाइड के लिए किया जाता है। किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो एल्डिहाइड के लिए आखिरी में अल लगता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, और तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कौन सा कार्बनिक पदार्थ लेबोरेटरी में पहली बार बनाया गया था। देखिए पहले ऐसे धारणा चलती थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो केवल एनिमल और प्लांट, यानी जीव जंतु से और पौधों से जो है वो निकाला जाता है, ठीक है। ऐसी धारणा फैली हुई थी, और इसी बात को लेकर एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था बर्जीलियस, ध्यान रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है। बर्जीलियस ने एक थ्योरी दे दी थी, उसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या नाम था, वाइटल फोर्स थ्योरी, ये थ्योरी थी। इसके बारे में मैंने आपको बहुत बताया, आप जाके जो केमिस्ट्री है उसके अंदर देख सकते हैं, केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में, कि बर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी इन्होंने दी थी। और इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी में दिया था, इन्हें सिद्धांत बता दिया था, और ये कहा था कि जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं इनको लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में बनाया ही नहीं जा सकता, इन्हें केवल जीव जंतुओं से और पेड़ पौधों से ही प्राप्त किया जाता है, इनको कहीं भी बनाया नहीं जा सकता, ठीक। अब देखो, इन्हीं के एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था ओहलर। क्या नाम था, ओहलर। ये कुछ मतलब लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, और इन्होंने पहली बार में एक कंपाउंड बना दिया, गलती से बन गया, उसका नाम था यूरिया। क्या नाम था, यूरिया। और क्वेश्चन यहाँ पूछा कि आगे कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस पहली बार बनाया गया था, तो आप क्या बताएंगे, यूरिया। क्या बताएंगे, यूरिया। तो आपको आंसर भी मिल गया, और इन्होंने बताया कि मतलब ओहलर जो थे इन्हीं के शिष्य थे, और ये लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि एक कंपाउंड बन गया जिसका नाम था यूरिया बन गया। क्या बन गया, यूरिया बन गया। जैसे ही यूरिया बना, वैसे ही बर्जेलियस ने जो थ्योरी दी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, उसको बड़ा धक्का लगा, ठीक है। तो उनकी जो थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। और ये कहा गया बाद में कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, उनको लेबोरेटरी के अंदर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो चलता है। अच्छा, शुगर, मीथेन, विनेगर ये सब नहीं है, यानी न शुगर है, न शुगर भी नहीं है, मीथेन भी नहीं है, और विनेगर भी नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, राइट आंसर क्या है आपका, यूरिया है। चलिए ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमने जो है वो अपने 20 क्वेश्चन जो है वो समाप्त कर लीजिए। अब आते हैं अपनी तरफ। देखिए इसमें क्या आ गया है कि भाई हमारे चैनल जो है न्यू स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, न्यू स्टडी 2 पॉइंट, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है वो शेयर भी करें, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जो है वो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यानी आपके देखने के लिए भाई धन्यवाद। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप जो है वो ज्वाइन करें, ताकि आपको जो PDF है या आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें, और आप वहाँ से आप जो है वो देखते रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स, यानी आपके बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें, लेकिन हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करते रहें। ओके, थैंक यू।